हेलो नमस्कार साथियों। इससे पहले जो क्लास हुई थी जीएस की आपकी, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था जितने भी आयोग बनाए गए थे जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, जिसमें धर आयोग था और जीबीपी आयोग था जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इसके अलावा एक फजल अली आयोग बनाया गया था और इन सबके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के रास्ता साफ हुआ था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको समझ लिया था। इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपने पिछला क्लास पढ़ा है तो आपको उसका उत्तर पता होगा कि जब 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तो उस समय कितने पूर्ण स्टेट थे इंडिया में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, ये सवाल है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको बताना है। बाकी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के भाग 2 को। संविधान के भाग 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और संविधान का भाग 2 क्या है साथियों? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप है। ठीक है ना, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता क्या होता है और भारतीय संविधान में इसको लेकर के क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले देखेंगे इस भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। ठीक है ना, तो ये पूरा विस्तार है किसका? संविधान के भाग 2 का, जिसका टाइटल क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है ना, तो कुछ बेसिक चीजों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सामान्यतः नागरिक कौन होता है साथियों? तो किसी भी देश का नागरिक कौन है? जो उस देश के बाउंड्री लाइन में रहता है। अगर किसी देश का बाउंड्री लाइन है तो इस देश में जो भी लोग होंगे इस बाउंड्री लाइन में, वो इसके नागरिक होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं किसी देश में, पर्यटक बन करके, बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोग अन्य प्रयोजन से जाते हैं। तो क्या सभी नागरिक होंगे? तो ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में जितने लोग हैं सभी नागरिक नहीं होंगे। नागरिक की कुछ परिभाषा होगी कि कौन वहां का नागरिक होगा, और इसी परिभाषा से संबंधित है ये संविधान का भाग 2। ठीक है ना, तो एक बेसिक चीज आपको ये समझना है कि किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि देश का नागरिक हो। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जो भारत की नागरिकता है साथियों, ये एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है। आप इन सब पॉइंट को नोट करते हुए जरूर चलेंगे। तो भारत की जो नागरिकता है साथियों, वो क्या है? एकल नागरिकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी भारत का नागरिक है वो केवल इंडिया स्टेट का नागरिक है, यानी कि इसके अलावा ऐसा नहीं कि कोई उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हो, कोई एमपी का नागरिक हो, कोई बिहार का नागरिक हो। ऐसा नहीं है, केवल और केवल एक पहचान कि क्या है? इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है। केवल एक ही पहचान होगी। ठीक है ना, और एकल नागरिकता का सिर्फ इतना मतलब नहीं है, इसके अलावा मतलब यह भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो केवल भारत का नागरिक है। इसका मतलब क्या है? केवल भारत का नागरिक का मतलब क्या है कि अगर वो भारत का नागरिक है तो ये नहीं हो सकता है कि वो कनाडा का भी नागरिक हो, ये नहीं हो सकता है कि वो ब्रिटेन का भी नागरिक हो और साथ साथ भारत का नागरिक हो। ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता होगा कि आपके देश के जो है एक बहुत बड़े कलाकार हैं अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को लेकर के ये बात अक्सर होती रहती थी कि राष्ट्रवाद पर ये बहुत सारा फिल्म बनाते हैं और इनकी नागरिकता क्या थी? कनाडा की थी। तो अगर भारत में ये व्यवस्था होती कि आप दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, यानी कि कनाडियन भी हो सकते हैं और इंडियन भी हो सकते हैं, तो ये कपा कर लेते। लेकिन भारत में ये प्रावधान नहीं है, तो इन्होंने पहले कनाडा की नागरिकता को त्यागा और उसके बाद में भारत की नागरिकता को इन्होंने अप्लाई किया, तब ये भारत के नागरिक बने अभी कुछ दिन पहले ही। ठीक है ना, तो एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि वो इंडिया का नागरिक होगा, किसी भी स्टेट में रहता है, और किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता उसके पास है तो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। ये इसका मतलब है। ठीक है ना, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान देना है, जो सवाल आपके परीक्षा में बनेंगे, एक तो कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित है। इसके अलावा भारत की नागरिकता कैसी है साथियों? एकल नागरिकता है। ये सब
जो है बुलेट पॉइंट है जहां से आपके परीक्षा में सवाल बनेंगे। इसके अलावा देखेंगे साथियों कि किसी विधिक व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं बनाया जा सकता है। अब विधिक व्यक्ति कौन होता है? जो बाई लॉ हो, यानी कि कानून के द्वारा हो। तो कानून के द्वारा व्यक्ति होने का मतलब क्या है? जैसे इंसान है, तो इंसान जो है कानून के द्वारा नहीं है, किसी कानून से इंसान नहीं पैदा हुआ है। इंसान नैसर्गिक है, प्रकृति के द्वारा पैदा हुआ है, तो इंसान कानूनी नहीं है। तो कानूनी व्यक्ति किसको कहा जाता है? जैसे कोई कारपोरेट है, कोई निगम है, तो इसको कानूनी व्यक्ति कहा जाता है। कोई कारपोरेट है, कोई निगम है, तो ये कानूनी व्यक्ति है, ये नियम के द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसी भी कानूनी व्यक्ति को, कोई निगम है, कोई कॉर्पोरेट है, या कोई संस्था है, कोई कंपनी है, तो इसको नागरिकता नहीं दी जा सकती है, ये नागरिक नहीं हो सकता है। तो नागरिक कौन होगा? केवल और केवल लिविंग पर्सन जो है वही नागरिक हो सकता है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान देना है कि भारत की जो नागरिकता है साथियों, वो स्थान पर आधारित नहीं है, केवल स्थान पर आधारित नहीं है, यह वंश पर आधारित है। इसका मतलब क्या है? जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, तो वो अगर इंडिया से बाहर रह रहा है और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसके माता पिता में से कोई भारतीय मूल का है, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि स्थान मैटर नहीं करता है। और इसी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कोई भारतीय क्षेत्र में रह रहा है और वो भारतीय नागरिक होने की मान्यताओं को पूरा नहीं करता है, मानक को पूरा नहीं करता है, तो भी वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, वंश इंपॉर्टेंट है, ये भारत की नागरिकता में इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल आप लोग और जो है देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, सामान्यतः किसी परीक्षा में पूछ सकता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये बेसिक था साथियों नागरिकता का। अब हम लोग चलेंगे कि संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या क्या बातें की गई हैं, इस पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और नागरिकता में साथियों 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास होगा जिसमें हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक बात करेंगे, और दूसरा एक क्लास होगा जिसमें हम लोग इन अनुच्छेदों के द्वारा जो संसद को शक्ति मिलेंगी, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसके आधार पर जो नागरिकता अधिनियम बनाए गए हैं, एक क्लास पूरा का पूरा हमारा उस पर होगा। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता को लेकर के क्या कहा गया है। तो क्या है? संविधान का भाग 2 है ये। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद इसमें है। अब इन्हीं अनुच्छेदों को हमें जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 5 की बात करेंगे कि आर्टिकल 5 में क्या व्यवस्था दी गई है। ठीक है ना? तो देखेंगे साथियों कि आर्टिकल 5 क्या कहता है? अधिवास के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? अधिवास के आधार पर। अभी हम लोग जो है इसको क्लियर करेंगे और आसान करेंगे। अधिवास के आधार पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या बताता है? अधिवास के आधार पर नागरिकता। यहां पर साथियों मैं एक चीज और आपको कंफर्म कर दूं, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 8 तक क्या है? ये नागरिकता प्रदान करने के लिए, किसके लिए है? नागरिकता प्रदान करने के लिए है। अनुच्छेद 9 नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 भी इसी से संबंधित है। और अनुच्छेद 11 क्या है? संसद की शक्तियों की विवेचना करता है। तो हम लोग इसको अभी आगे एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 8 तक क्या है? ये नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की किस प्रकार लोगों को नागरिकता दी जाएगी, और बाद वाले क्या है? नागरिकता समाप्त कैसे होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले आर्टिकल 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, अधिवास के आधार पर नागरिकता। क्या? अधिवास के आधार पर नागरिकता, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है? अगर कोई भारत का नागरिक होगा तो उसके लिए शर्तें क्या है? तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अगर कोई भारत का नागरिक हो तो उसको क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है वो क्या है? वह जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। वह
भारत के वह भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी कि उसका जन्म जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। ठीक है ना। दूसरा क्या है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। उसके माता पिता में से कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है ना। तीसरा क्या है, वह संविधान के प्रारंभ होने से ठीक 5 वर्ष पहले साधारण तौर पर भारत का नागरिक रहा हो। तो भारत के संविधान को लागू होने से पहले, संविधान के पहले 5 वर्ष तक साधारणता भारत का भारत में रह रहा हो। तो ये भारत का नागरिक हो सकता है किसके आधार पर, अधिवास के आधार पर। ठीक है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करे। अगर इन तीनों क्राइटेरिया में से किसी एक को पूरा करता है तो वो इंडियन सिटीजन यानी कि भारत का नागरिक हो सकता है। इनमें से अगर किसी भी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वो इंडियन सिटीजन हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आर्टिकल 6 क्या है। अनुच्छेद 6 को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ आजादी के बाद, तो इसीलिए भारत की नागरिकता में पाकिस्तान का जिक्र होना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 6 किससे संबंधित है, पाकिस्तान से माइग्रेट करके जो भारत में लोग आए उनकी नागरिकता से संबंधित है। तो इसका हम लोग हेडिंग क्या देंगे, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, ये आर्टिकल 6 में जो है हम लोग समझेंगे। किसमें, आर्टिकल 6 में इसको हम लोग समझेंगे। तो देखेंगे कि इसमें जो है क्या प्रावधान है। तो साथियों, विभाजन के बाद में अगर कोई पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहा हो, जैसे कोई लाहौर में रह रहा हो, कोई सिंध में रह रहा हो, कोई पख्तून में रह रहा हो और उसको भारत आना है, तो उसकी नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान किया गया है, ये अनुच्छेद 6 में इसकी व्याख्या है। ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको नागरिक तभी समझा जाएगा जब वो 2 शर्तें कंप्लीट करता हो। क्या, 2 शर्तें अगर वो कंप्लीट करता हो तो उसको जो है भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। अब इसमें जो 2 शर्त है उसमें पहली शर्त क्या है उसको जरा समझेंगे हम लोग। पहली शर्त क्या है, जो व्यक्ति आ रहा है अगर उसका जन्म, यानी कि व्यक्ति स्वयं का अगर जन्म है, ठीक है ना, स्वयं है, एक सेकंड, जो व्यक्ति नागरिकता मांग रहा है अगर उसका स्वयं का जन्म या इसके माता पिता, इनका जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम, थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग देखेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा परिभाषित भारत के क्षेत्र में हुआ है। तो पहली शर्त क्या है कि जो व्यक्ति नागरिकता मांग रहा है उसका अगर जन्म 1935 अधिनियम, ये क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में। अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई अधिनियम है, ठीक है ना, और ये अंग्रेजों के टाइम में आया था 1935 का अधिनियम।
तो जो व्यक्ति नागरिकता मांग रहा है, पाकिस्तान से भारत आया है, अगर इसका जन्म या इसके माता पिता का जन्म 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा परिभाषित भारत के क्षेत्र में हुआ है, तो ये पहली शर्त पूरा करता है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के दो आधार हैं। दूसरी शर्त में एक टाइम लाइन है। दूसरी शर्त है 19 जुलाई 1948। इसके पहले और इसके बाद, इसमें दो जो है पैरामीटर है, इसके पहले या इसके बाद, इसमें दो पैरामीटर है। तो पहली शर्त क्या थी कि 1935 भारत शासन अधिनियम में जो भारत का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अगर उसका जन्म हुआ है या उसके माता पिता का जन्म हुआ है, तो वो पहली शर्त पूरा करता है। दूसरी शर्त क्या है कि 19 जुलाई 1948 जो है एक टाइमलाइन है, इससे पहले या इसके बाद आया है तो उसके लिए अलग अलग शर्त है। अगर इसके पहले आया है तो उसको क्या करना है कि वह सिर्फ साधारणतया भारत में रह रहा हो तो उसको भारत का नागरिक जो है घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो और इस शर्त को पूरा करता हो और उस समय से साधारण रूप से भारत में रह रहा हो, साधारण रूप से भारत में रह रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक जो है समझा जाएगा या उसको नागरिकता दी जाएगी 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है ना। अगर इसके बाद में आता है, मान लो अगर कोई व्यक्ति इसके बाद में आता है, तो उसके लिए दूसरी शर्त है। उसके लिए क्या शर्त है कि अगर बाद में आया है तो जो पंजीकरण का अधिकारी है, हाँ, जो पंजीकरण का अधिकारी है, जो कि नागरिकता के लिए पंजीकरण करता है, उसके पास आपको पंजीकरण कराना होगा। और जब आप पंजीकरण कराने जाएंगे तो पंजीकरण के दिन से 6 महीना पहले, पंजीकरण से 6 महीना पहले भारत में आप रह रहे हो, भारत में आप रह रहे हो, तो आपकी जो क्राइटेरिया है वो पूरी हो जाएगी। अब थोड़ा सा ये जो है इसमें कई सारे नियम प्रावधान हो गए तो आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, मैं इसको आसान करके समझाता हूं। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आएंगे उनको नागरिक कब समझा जाएगा? अगर वो दो शर्त पूरा करेंगे। क्या करेंगे? दो शर्त को पूरा करेंगे। वो दो शर्त क्या है? इसमें दो शर्त में पहला शर्त क्या है कि उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा परिभाषित भारत क्षेत्र में हुआ था। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त के दो मायने हैं। एक तो टाइम लाइन जो आपको याद रखना है 19 जुलाई 1948, इसके पहले आया है तो ये जन्म हुआ है और भारत में सामान्य तौर पर रह रहा है तो वो नागरिक हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद में आया है तो उसको पंजीकरण अधिकारी के पास अपने आप को पंजीकृत कराना होगा और जिस दिन पंजीकरण कराने गया है उस दिन से 6 महीना पहले कम से कम वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। ये अनुच्छेद 6 का प्रावधान है। ठीक है ना। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 6 का प्रावधान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत कठिन लगती है तो इसको दोबारा देखें और फिर भी कठिन लगती है तो आप लोग हमसे सवाल पूछें, क्या समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में, तो वो हम आपको समझाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 7 को जो है समझेंगे। आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या है? तो साथियों विभाजन हुआ तो विभाजन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि कहाँ रहे, भारत में रहे कि पाकिस्तान में रहे, और कुछ लोग इधर उधर गए। उसके बाद में उनकी इच्छा हुई कि यहाँ नहीं ठीक पड़ रहा है तो हमको वहां जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है भारत से पाकिस्तान की ओर चला गया है और इसका एक टाइम लाइन दिया गया है 1 मार्च 1947 के बाद, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई अमुक व्यक्ति, मेरा ही नाम ले लीजिए, मैं हूं अमरीश, और मैं 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से, कहां से? अपने प्यारे भारत इंडिया से पाकिस्तान को कूच कर जाता हूं, यानी कि पाकिस्तान चला जाता हूं। कब?
1 मार्च 1947 के बाद अब जब पाकिस्तान हम गए तो पाकिस्तान में क्या हुई कि वहाँ के लोग तो इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, वहाँ हमारा जीना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। हम शाकाहारी आदमी और वहाँ पर जो है वैसी स्थिति नहीं थी। दूसरा, हम जो है वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। तीसरा, हमारा जो प्रेम था वो इंडिया के साथ में था। तो ये सारी बातें हमारे साथ ठीक नहीं पड़ती हैं, तो पाकिस्तानी हमको रहने वहाँ नहीं देते हैं। तो हमारी इच्छा हुई कि भैया ऐसा हम पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे और अब हमको इंडिया वापस जाना है। तो पाकिस्तान वाला कहेगा अच्छा ऐसे थोड़ी होता है, और इंडिया वाला भी कहेगा कि नहीं ऐसे हम आपको नहीं रखेंगे, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। तो वो नियम और शर्तें अनुच्छेद 7 में दी गई हैं कि वो नियम और शर्तें क्या होंगी अगर आप दोबारा वापस आते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान चला गया है और अब वो पुनः भारत आना चाहता है, तो सबसे पहला जो शर्त है वो ये है कि उसको परमिट लेना होगा। किससे? उसको पहले परमिट लेना होगा पाकिस्तान से। पहले वो पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की हुकूमत से परमिट लेगा कि अमुक व्यक्ति है, ये हमारे देश की नागरिकता को त्याग रहा है, ये यहाँ से जाना चाहता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि उसको पाकिस्तान से परमिट लेना होगा। और पाकिस्तान से परमिट लेने के बाद में जो शर्त जुलाई 1948 वालों के लिए था, यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए थे, 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए थे, अनुच्छेद 6 में हमने देखा था जो नियम इनके लिए लागू होता है वही नियम अमुक व्यक्ति यानी कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इसको समझिए आप कि 1 मार्च 1947 के बाद में हम पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान रास नहीं आ रहा है तो हमको उल्टा वापस इंडिया आना है, तो हम पहले पाकिस्तान से परमिट लेंगे, पाकिस्तान हुकूमत से, और उसके बाद में जब हम आएंगे इंडिया, तो जब हम जाएंगे पंजीकरण अधिकारी के पास में पंजीकरण के लिए, तो शर्त क्या होगी कि 6 महीना कम से कम भारत में रह चुके हों और उसके बाद में पंजीकरण करवा लें तो हम भारत के नागरिक हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 7 कहता है। कौन? अनुच्छेद 7 कहता है। बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं। एक बार में ना समझ में आए तो क्लास को दोबारा देखिए, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये हो गया अनुच्छेद 7। ठीक है ना। अब देखेंगे अनुच्छेद 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है। तो भारत और पाकिस्तान का मसला है, इसमें दो ही चीज हो सकती है कि जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत में आ जाए या भारत से पाकिस्तान गए हों और फिर से भारत आना चाहें, तो वो मसला हमने सॉल्व कर लिया। हमने देशीकरण के द्वारा नागरिकता को देख लिया। अब एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्ति, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में रह रहा था, उसमें सब चले गए थे। तो अगर वो भारत के नागरिक बनना चाहें, जो किसी वजह से अफ्रीका चले गए, किसी वजह से जो है कनाडा चले गए, किसी वजह से अमेरिका चले गए, किसी वजह से ब्रिटेन चले गए, अगर वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो भारत के नागरिक कैसे बने। तो इस अनुच्छेद का जो हेडिंग है वो क्या है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, उसकी नागरिकता। अब यहां पर जो है आप लोग ध्यान देंगे कि पाकिस्तान के संदर्भ में बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमारे नियम अलग हैं। ठीक है। उसकी नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद जो है 8 इसी बारे में बातचीत करता है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर बाहर रह रहा हो तो उसको नागरिकता किस प्रकार जो है प्रदान की जाएगी। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो फिर यहां पर बात आएगी 1935 का जो शासन अधिनियम है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत जो पूरा भारत का क्षेत्र था, 1935 अधिनियम के तहत जो भारत का क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में अगर अमुक व्यक्ति का जन्म हुआ या उसके माता पिता का जन्म हुआ या उसके दादा दादी का जन्म हुआ, और ये पाकिस्तान वाले सीन में भी लागू होता है जहां पर बात होगी इस अधिनियम के तहत, या नाना नानी, तो अगर इनमें से किसी भी का जन्म हुआ है, अमुक व्यक्ति के, व्यक्ति स्वयं, उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, किसी का जन्म अगर भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ है तो वो भारत का भारतीय मूल का समझा जाएगा। क्या? भारतीय मूल का समझा जाएगा। और भारतीय मूल का समझा जाएगा तो उसको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 8 करता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर उसको भारत का नागरिक बनना है तो जिस देश में रह रहा है, मान लो कोई जो है अमेरिका में रह रहा है, कोई यूएस में रह रहा है, यूनाइटेड स्टेट में रह रहा है, और वो भारत का अब नागरिक बनना चाहता है, तो जो भारत के राजनयिक होंगे, जो भारत के राजनयिक होंगे, कहां पर? जो भारत के राजनयिक होंगे अमेरिका में, उनको जो है अपना एक लेटर देगा, अपनी एक सहमति देगा कि हम यूएस की नागरिकता को त्यागते हैं और हम इंडिया के जो है नागरिक बनना चाहते हैं। तो हम यूएस की नागरिकता को त्यागते हैं और हम इंडिया के जो है सिटीजन बनना चाहते हैं। ऐसे में पंजीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा वो भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। शर्त क्या है? कि वो भारतीय मूल का हो, और मूल को होने का क्या पहचान है? कि वो इस अधिनियम के तहत जो भारतीय क्षेत्र था वह जन्म लिया हो, उसके माता पिता जन्म लिए हो, दादा दादी लिए हो, नाना नानी लिए हो, और किसी कारणवश अब वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में नहीं रह रहा है और पुनः भारत की नागरिकता चाहता है, तो वो उस देश में भारत के राजनयिक के जो है समक्ष अपना एक निवेदन रखेगा कि हम इस देश की नागरिकता को त्यागते हैं और हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। तो साथियों, इस प्रकार आपने समझा कि टोटल कितने तरीके हैं भारत के नागरिक बनने का, कितने तरीके हैं टोटल भारत के, कितने तरीके हैं नागरिक बनने का, ये आपने देखा। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि अनुच्छेद 5 में बात की गई है। थोड़ा सा मैं स्लाइड इसमें और ऐड कर लेता हूं। हाँ, अनुच्छेद 5 में क्या बात की गई है कि देशीकरण द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी बात जो है की गई है। तो अधिवास के आधार पर जो है नागरिकता, इसमें हमने देखा था कि अगर उसका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो, उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी किसी का जन्म हुआ हो, या संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले वो भारत का नागरिक रहा हो, तो नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 6 में हमने देखा कि पाकिस्तान से भारत आए जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता कैसे मिल सकती है। इसमें 2 शर्त हैं। 2 शर्त में पहला क्या है कि वो भारतीय मूल का हो, जैसे ये यहाँ पर परिभाषित है, और उसके बाद भी 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में अलग अलग स्थितियां हैं, उसको अगर फॉलो करता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा हमने देखा अनुच्छेद 7 में क्या व्यवस्था है कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान चला गया है, इंडिया से पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान से पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 7 में हमने देखा। और अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत के बाहर कहीं रह रहा हो पाकिस्तान के अलावा, तो वो नागरिक कैसे बन सकता है। तो ये तरीके हैं, ये अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, ये 4 अनुच्छेद हैं जिसमें भारत में नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? एक तो आपका 5 है, एक आपका 6 है, एक आपका 7 है और एक आपका 8 है। यानी कि 4 अनुच्छेद हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि आपकी नागरिकता जो है किस प्रकार आपको मिल सकती है। अब बात आती है उस अनुच्छेद की जो ये कहता है कि नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 9 की, क्योंकि हमने 8 तक चर्चा कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 9 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 9 की बात करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता जो है स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत में स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि यदि, लिख लेंगे इसको थोड़ा सा, यदि किसी व्यक्ति ने जो कि
भारत का नागरिक है, जो कि भारत का नागरिक है, किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ली है, अर्जित कर ली है, तो वह स्वतः, वह स्वतः भारत का नागरिक, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, वह स्वतः भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैं भी इंडिया में रह रहा हूं, सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा है, लेकिन कल को मेरा सब कुछ ठीक ना हो और मैं किसी कारण बस भारत से अमेरिका कमाने चला जाऊं और वहां पर क्या हो कि मुझे नागरिकता मिल जाए और मैं उस अमेरिका का नागरिक बन जाऊं, तो क्या होगा कि हमारी जो भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, हमारी समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है, इसको भी हम देखेंगे। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसका भी संबंध किससे है, नागरिकता के समाप्त होने से ही है। ये क्या कहता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीत से नहीं छीना जा सकता है। यानी कि अगर किसी नागरिक की नागरिकता को छीनना है, किसी नागरिक की नागरिकता को समाप्त करना है, तो इसके लिए संसदीय नियम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संसदीय नियम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आपने कार्यकारी आदेश जारी कर दिया या मुंह उठाकर किसी नेता ने कह दिया कि पाकिस्तान चले जाओ तो आपको पाकिस्तान चले जाना है। बिना संसदीय नियम के आप किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते। तो संसदीय नियम होना चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि संसद द्वारा पारित किसी नियम के आधार पर ही जो है किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना। अब आते हैं इस भाग के सबसे आखिरी अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 11 पर। आर्टिकल 11 पर हम लोग आएंगे। आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का नियम बनाने का अधिकार केवल संसद को है। किसको है, केवल संसद को है। ठीक है ना। तो नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, केवल संसद के पास है। और ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 11 में। इसको हम लोग लिख लेंगे, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का विधान बनाने का, किसी भी प्रकार का विधान बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति संसद के पास होगी, संसद के पास होगी। यानी कि कोई भी उसको नहीं बना सकता है, कोई कार्यकारी आदेश नहीं हो सकता है, संसद ही उसको बना सकती है। ठीक है ना। तो किसी की नागरिकता जो है संसद के द्वारा बनाए गए नियम से छीनी जाएगी, अनुच्छेद 10 में कहा गया है। और नागरिकता पर नियम बनाने का अधिकार संसद को है, ये बात अनुच्छेद 11 में कही गई है। और इसी अनुच्छेद का प्रयोग कर करके भारत सरकार ने 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया। 1955 नागरिकता अधिनियम। अब साथियों, जब आप लोग इन अधिनियम को पढ़ेंगे, जैसे 1955 का अधिनियम है, एक आपको 1987 में मिलेगा, एक 92 में मिलेगा, एक 2003 मिलेगा, एक आपको 2019 में सीएए, आपको याद होगा, बड़ा देश में जो उसका विरोध हुआ, आंदोलन हुआ। तो ये सब जो नियम संसद के द्वारा नागरिकता से संबंधित बनाए गए, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके दिमाग में डायलेमा, द्वंद्व पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है ये अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद में बातें की गई हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि इन्हीं अनुच्छेद को जो है समझते हुए संसद
नियम बनाएगी, कानून बनाएगी। तो जो भारतीय संविधान में चीजें लिखी गई हैं वो इन कानूनों में आपको परिलक्षित होंगी। लेकिन हूबहू अगर आप सोच रहे हैं कि अनुच्छेद जो 5 में लिखा हुआ अनुच्छेद 55 में लिखा 1955 के अधिनियम में लिखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उन लक्ष्यों को जो कि संविधान में दिया गया है उनको जरूर इसमें ध्यान में रख करके ही नियम बनाया जाता है। तो इसकी भाषा आपको अलग मिलेगी, नागरिकता प्रदान करने की पैरामीटर इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये है आपका संविधान का भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, जिसको हमने समझ लिया। अब हमें अगली क्लास में क्या समझना है कि जो अधिनियम बनाए गए हैं नागरिकता से संबंधित, इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं और यहां से भी परीक्षा में आपके सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई संदेह है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।